हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का द वन शॉट रिवीजन। इट मीन्स ये द लिविंग वर्ड को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट इट मीन्स अप टू मतलब 30 मिनट या फिर 20 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 30 मिनट में। तो इसमें क्या, इस चैप्टर में क्या क्या है पहले तो वो देखते हैं। द लिविंग वर्ड में 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। बेसिकली ये चैप्टर 4 चीज़ों से डील करता है। सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग, हम लिविंग किसको बोलते हैं या फिर हम किसको बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास जिससे हम लिविंग को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज़ होती है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एक अलग चीज़ होती है और सिस्टमैटिक्स एक अलग चीज़ होता है। उसको मैं आगे बताऊंगी कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक अलग अलग चीज़ें होती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये तीसरा पढ़ेंगे। फिर लास्ट में टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे आपका है लिविंग को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे लिविंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स भी होते हैं जिसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं, और इसमें कुछ डिफाइनिंग फीचर भी होते हैं जो विदाउट एनी एक्सेप्शन होते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ लिविंग यानी कि जीवित है तो इसमें ये चीज़ें तो हो रही होंगी, लेकिन नॉन डिफाइनिंग फीचर में कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं जो कि क्या है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग बींग्स के, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं। सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। ये 2 चीज़ें ग्रोथ को रिजेंबल करती है। यानी कि अगर किसी भी लिविंग में ये नॉन डिफाइनिंग फीचर ही है, लेकिन अगर कोई भी लिविंग बींग इस फीचर को दिखा रहा है तो उसमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर रिप्रोडक्शन की बात की गई है। रिप्रोडक्शन में क्या बताया गया है, रिप्रोडक्शन में बताया गया है कि रिप्रोडक्शन 2 मीन्स से हो सकता है, एक तो एसेक्सुअल मीन्स से और एक सेक्सुअल मीन्स से। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूनिपेरेंटल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बाईपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आप ये एग्जांपल बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी का बिल्कुल ये एक्सट्रैक्ट है। मतलब एनसीईआरटी की सारी लाइन को एक फ्लो डायग्राम के बेसिस पे इसको कर दिया गया है। बाकी सारी एनसीईआरटी के ही लाइन्स हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक बडिंग का आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ईस्ट और हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो बडिंग के प्रोसेस से होता है। प्लानेरिया में रीजनरेशन के प्रोसेस से होता है। और फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो ये एग्जांपल जो हैं ये बहुत ही कन्फाइंड वे में आपको लिखी हुई हैं, और आपको ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। मतलब आप इसे समझिए भी, और आप जो चीज़ें हैं जैसे बडिंग का जो प्रोसेस है इसका एक पूरा विस्तार रूप से मतलब इसको समझाया गया है आने वाले चैप्टर्स में। तो ऐसा मत समझिए कि बडिंग का प्रोसेस क्या है या फिर कैसे होता है। तो अभी तो लिविंग वर्ड में ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे आने वाले चैप्टर में आपको फ्रेगमेंटेशन भी अच्छे समझा जाएगा, रीजनरेशन भी और बडिंग भी। तो अभी आप इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है, मतलब 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज उनका भी मीन्स ऑफ जो मतलब मोस्टली जो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एक सेक्सुअली ही होता है। जैसे इसमें यहाँ पे यूनिपेरेंटल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जो डिफाइनिंग फीचर हैं। देखिए डिफाइनिंग फीचर में यहाँ पे बता रहा है कि डिफाइनिंग फीचर में यहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब अगर कोई भी लिविंग बींग्स है उसके मतलब कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, अगर वो लिविंग है तो ये सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। यानी कि मेटाबॉलिज्म शो करेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा और कॉन्शियसनेस शो करेगा। ये सब क्या है, इनको हम बारी बारी से आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें नॉन डिफाइनिंग में हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि ये दोनों क्या होती हैं, लिविंग बींग्स की नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। देखिए ये पॉइंट, दोनों पॉइंट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती हैं वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। अब ये म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होता है, मतलब यूनिसेलुलर में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनका साइमल्टेनियसली
ये दोनों इवेंट जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली अकर करती हैं, मतलब उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को म्यूचुअली सेम हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया के अंदर ग्रो हो रहा है, इसका मतलब उसको अगर ये ग्रो करके 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस भी तो कर रही है। अगर इसका सेल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को साइमल्टेनियसली शो कर रहा है, और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली वो दोनों चीज़ें अकर नहीं हो रही हैं, यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होनी चाहिए। तो आगे देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में है कि ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज एंड इनडेफिनिट थ्रू आउट द लाइफ, ग्रोथ इन एनिमल इज डिफ्यूज एंड डेफिनिट अप टू अ लिमिट। हमको पता भी है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं, जिससे क्या होती हैं उनके सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, तो उनमें ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ और इनडेफिनिट दिखाई देता है। जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज और डेफिनिट होती है, मतलब एक अप टू अ सर्टेन टाइम तक होती है, अप टू अ लिमिट होती है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गन। हमको पता है कि हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे हमको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि म्यूल्स हो गया, वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स हो गई, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बाद रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि रिप्रोड्यूस ना करे या फिर करे, उसके बेसिस पे हम उसको लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि इन लिविंग जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। हमको पता है कि अगर किसी लिविंग बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब उसको वो इरिवर्सिबल नहीं है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम उसके पहले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार जो हो गया वो हो गया, वो अब रिवर्सिबल वो रिवर्स नहीं होगा। दूसरा ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वो अंदर से उसके प्रोटोप्लाज्म मतलब कोई लिविंग जो सेल्स होती हैं जिसमें आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों इंक्लूड होता है, उसमें मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब उसके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज आएगा, तो ये अंदर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल चेंज है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ आता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ था। यहाँ पे आपका डिफाइनिंग में विदाउट एनी एक्सेप्शन इसमें मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे है मेटाबॉलिज्म के बारे में दिखा रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व होता है। देखिए आपकी बॉडी लिविंग है तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेल रिएक्शन जो हैं वो आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। वो कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, वो एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है कि अगर चीज़ें एक से टूटती हैं, मतलब एक्स से आपका वाई प्लस जेड बन रहा है, तो ये आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। एनाबॉलिज्म मतलब होता है मिलकर, मतलब 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही हैं, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है, तो ये आपका एनाबॉलिज्म हो गया। तो ये दोनों ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों अलग चीज़ नहीं है, वो आपकी एक ही चीज़ है जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। इसको 1 मिनट मिटाते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट मीन्स सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी, मतलब सम ऑफ जितने भी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं उन सब का सम मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। इन विट्रो नॉट अ लिविंग थिंग बट अ लिविंग रिएक्शन, जैसे कि हमें पता है विट्रो क्या होता है, बॉडी के बाहर सेल्स रिएक्शन को परफॉर्म कराना, वो एक लिविंग थिंग्स तो नहीं है लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इनसाइड अ सेल, मतलब मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स का। फिर दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, इट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड द मेटाबॉलिज्म टू डिफाइन द फीचर। हमको पता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा होगा, बॉडी सेल से मिली होगी, सेल्स से मिलकर बनती है, तो सेल्स के अंदर तो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ग्लूकोज का टूटना
और एनर्जी का बनना वो भी हमारे सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है। सेल के अंदर कई सारी ऑर्गेनेली होती हैं जो कि ये सेल परफॉर्म करती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये प्रूफ देता है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी है, एक लिविंग बीइंग है, तो वो सेल से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं। फिर लास्ट क्या आता है, लास्ट आता है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग बीइंग्स होती हैं नो डाउट वो कॉन्शियसनेस को क्या करती हैं, शो करती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड ड्यू टू एबल सेंस इन्वायरमेंट, मतलब आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप अपने इन्वायरमेंट को अगर सेंस करने में सक्षम हैं तो आप एक लिविंग प्रॉपर्टी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया है यहाँ पे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो उसमें सिर्फ एक ही लिविंग बींग का नाम आएगा, दैट इज व्हाट, ह्यूमन बींग्स। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, फिर आता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक ही बात होती है। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक अलग अलग चीज़ है, बिकॉज देयर इज़ एंड हियर। ओके, सो टैक्सोनॉमी क्या है पहले वो पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी जो होती है वो कई सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपका उसको नॉमेनक्लेट करना है, मतलब उसका नामकरण करना है, उसको क्लासीफाई करना है, तो कई सारे उसके स्टेप्स होते हैं। पहले उसको आप कैरेक्टराइज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। उसको पाने के बाद हमारे पास कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम उसको नॉमेनक्लेट करते हैं, यानी उसका नाम देते हैं, जिसमें साइंटिफिक नेमिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है कॉमन नेमिंग, एक होता है साइंटिफिक नेमिंग। तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम देते हैं। और इसमें जो सबसे पॉपुलर नॉमेनक्लेचर है दैट इज कॉल्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके तहत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्ट डिस्क्राइब करके क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं, गिवन बाय लीनियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था वो लीनियस के द्वारा दिया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन जो है वो गिव अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर टैक्सा। आगे आप पढ़ेंगे टैक्सा, आप ऑर्डर, किंगडम, इन सबको आप एक टैक्सॉन के रूप में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन का पूरा हायरार्की सिस्टम मिलेगा, ये कैसे उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन, हाँ आपने आइडेंटिफाई किया, फिर नॉमेनक्लेट किया, फिर उसको क्लासीफाई कर दिया कि किस कहाँ पे वो लाई कर रहा है। दूसरा यहाँ पे दो जो आपकी यहाँ पे इंटरनेशनल कोड हैं, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, वो कौन से हैं, इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। और बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के लिए ICBN रिस्पॉन्सिबल होता है और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए ICZN रिस्पॉन्सिबल होता है। जो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा गलत दिया गया है। यहाँ पे ICBM का फुल फॉर्म तो सही है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, लेकिन NCERT में आप जब देखेंगे तो ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ। ये फॉर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ऑफ आना चाहिए, ये आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ICZN जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। और इसी के बेसिस पे वो क्या कर लेता है कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर था कि ऑफ था, जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या है, आपको पता भी होगा कि जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, और जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें वो रूल्स तो नहीं दिए गए हैं जो नॉमेनक्लेट करते टाइम यूज़ होते हैं, जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए थे। उसमें आपके 4 रूल्स आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो जनरली लैटिन में होती हैं और क्या होती हैं, इटैलिक में लिखी जाती हैं। फिर दूसरा आपने देखा था कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि जो दूसरा वर्ड होता है वो डिनोट करता है स्पीसीज़ को। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो वर्ड्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं, उनको जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, मतलब हाथों से लिखते हैं, तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं।
पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल जो कैपिटल लेटर में होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है यानी कि जो कैपिटल लेटर में होता है वो जीनस होता है एक्चुअली, और जो स्मॉल लेटर में होता है वो आपका स्पीसीज़ होता है। आपने एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा मैंजीफेरा इंडिका का, जिसमें मैंजीफेरा क्या दिखा रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका क्या है, उसके स्पीसीज़ को दिखा रहा है, और मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाम आपको और याद रखना है, सिस्टेमा नेचुरे, जो कि बुक है जो कि कैरलोस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले हमने जब टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स देखे थे तो हमने उस पर देखा था कि हम सबसे पहले उसको कैरेक्टराइज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या उसमें है मौजूद है, फिर उसके बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेट करते हैं, नॉमेनक्लेचर जो कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स के तहत उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, देन आफ्टर उसको क्लासीफाई करते हैं। तो उसके कुछ अरेंजमेंट है, मतलब ऐसे ही नहीं आप उसको क्लासीफाई कर दोगे, उसकी पूरी हायरार्की सिस्टम बनी हुई है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और सारी कैटेगरीज क्या रिफर करती हैं, क्या शो करती हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक और टैक्सॉन, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जिसको हम रैंक बोल सकते हैं, टैक्सॉन मतलब जो अभी यहाँ पे आप कुल टोटल मिला के 7 अरेंजमेंट 7 हायरार्की सिस्टम देखेंगे, जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सारी एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक कैटेगरी क्या करती है, एक रिप्रेजेंट करती है एक रैंक या फिर टैक्सॉन को, ठीक है। फिर यहाँ पे आप हर एक हायरार्की सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे जो कॉमन होता है, सबसे पहला होता है वो होता है स्पीसीज़। स्पीसीज़ में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, या फिर मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो स्पीसीज़ में देखने को मिलती हैं। और स्पीसीज़ जैसे कि निग्रुम का एग्जांपल दिया हुआ, और टिग्रिस, आपको पता भी होगा कि आप आगे पढ़ेंगे भी तो आप स्पीसीज़ और जीनस में बहुत ईजिली उसको आप क्या कर लेंगे, उसको आप मतलब उसको पहचान लेंगे। जैसे आपको पता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपके 2 नाम होते हैं, मैंजीफेरा इंडिका है। तो मैंजीफेरा इंडिका में आपको पता होता है कि मैंजीफेरा जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और जो इंडिका होता है वो आपकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। वैसे देखिए यहाँ पे निग्रुम और टिग्रिस, यानी कि हमेशा हमको पता भी है कि स्पीसीज तो देख के समझ में आता है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो दूसरा लेटर होता है, मतलब जो दूसरा वर्ड होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखा होता है, तो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आप इजिली इसको पहचान सकते हैं। फिर दूसरा आपका आता है जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, यानी कि वो स्पीसीज़ में जो स्पीसीज़ में क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनको किस ग्रुप में रखा जाता है, जीनस में रखा जाता है। जैसे कि मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा टिग्रिस, इन सबको आप मतलब ईजिली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें कौन जीनस है और कौन स्पीसीज़ है। फिर दूसरा क्या है, फैमिली, ग्रुप ऑफ लेस रिलेटेड जीनस, एग्जाम्पल सोलानेसी। देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब स्पीसीज से आगे बढ़ रहे हैं, जीनस से फैमिली, फिर फैमिली से ऑर्डर, वैसे वैसे आपकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो घटती जाएंगी। लास्ट में आप किंगडम देखेंगे, किंगडम में सिर्फ 2 ही किंगडम डिफाइन ही है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, यानी प्लांट के जितने भी स्पीसीज हैं उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया है। फिर प्लांट किंगडम का अपना एक अलग क्लासिफिकेशन होता है, और फिर एनिमल किंगडम का अपना एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। वैसे ही जो रिलेटेड लेस रिलेटेड जीनस है उनको हम किसमें रख देते हैं, फैमिली में। जैसे कि सोलानेसी क्या है, एक फैमिली के अंदर आती है। उसके बाद क्या आपका ऑर्डर में क्या है, द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर लेस इन नंबर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लेस इन नंबर ही मिलेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा। एजेंबलेंस ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल पॉलीमोनिलिप। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फ्यू किससे कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, किसकी, जो हमारी किससे मिल रही, फैमिलीज से। तो ये इसमें कौन वो ऑर्डर में आ जाएंगी, जैसे पॉलीमोनियल। वैसे और भी आप पढ़ेंगे लाइक पोएल्स, वैसे यहाँ पे भी है। फिर आगे देखते हैं क्लास का, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, मतलब जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होते हैं उनको हम क्लास में रख देते हैं, लाइक क्लास प्राइमेटा, ठीक है। वैसे ही क्लास इंसेक्टा होता है। यहाँ पे एक चीज़ गलत दी गई है, यहाँ पे क्लास प्राइमेटा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्लास इंसेक्टा हो सकता है, और भी क्लास मैमेलिया होता है। ये प्राइमेटा एक्चुअली ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहाँ पे ऑर्डर है, ये प्राइमेटा जो है वो इस ऑर्डर में आना चाहिए था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग हियर। क्लास में आपके इंसेक्टा आ जाएगा, मैमेलिया आ जाएगा, ये सब क्लास में आते हैं। प्राइमेटा ऑर्डर है, प्राइमेटा क्या करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या है यहाँ पे
फाइलम एंड डिवीजन। देखिए फाइलम एंड डिवीजन में और लगा हुआ है। फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है और डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन डिवीजन रिलेटेड प्लांट क्लासेस कम इन ग्रुप, बट इन केस ऑफ एनिमल रिलेटेड क्लास बिकम अ पार्ट ऑफ फाइलम। मतलब क्लासेस की जो रिलेटेड स्पीसीज मतलब रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो एनिमल अगर है, इन केस ऑफ एनिमल वो फाइलम में आ जाएगी। प्लांट के केस में डिवीजन आ जाएगा। फिर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा मतलब रिजेंबल करता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, उनको हम कॉर्डेटा फाइलम में डाल देते हैं। फिर लास्ट में आता है किंगडम, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम मतलब जो सिमिलर फाइलम होंगे उनको या डिवीजन होंगे उनको हम किस में डाल देते हैं, किंगडम में, जो कि एनिमेलिया और प्लांटिक में डिफाइन की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा फ्लो डायग्राम बना हुआ है। फ्लो डायग्राम के तहत आप समझ सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, किंगडम है। देखिए यहाँ ऐसे स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन एंड देन किंगडम। यानी कि क्या है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्सोनमिक कैटेगरीज जो कि क्या कर रही हैं, असेंडिंग ऑर्डर में शो की गई हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में शो की गई हैं। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है या आपके पूरे हायरार्की सिस्टम को दिखा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टेक्सोनमिकल एड आता है। ये लास्ट पार्ट था लिविंग वर्ड का, टेक्सोनमिकल एड। इसमें क्या है देखिए, कलेक्शन ऑफ सैंपल ऑफ प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनमिक हायरार्की। जैसे कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके एक प्लेस पे रखना या फिर प्रिजर्व्ड करके मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखना जो कि किसी रिसर्च में क्या होती हैं, हेल्प करती हैं, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टेक्सोनमिक हायरार्की को। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हर्बेरियम का। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमैन दैट आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम में जो है उसमें यहाँ पे ड्राइड मतलब जो प्रोसेस देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसमें प्लांट स्पीसीमेंस को क्या करते हैं, कलेक्ट करके स्टोर हाउस में रखते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स को लीव्स को ड्राइड किया जाता है, प्रेस किया जाता है एंड देन प्रिजर्व्ड ऑन सीट, फिर सीट्स में उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। 42 × 29 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ ये शो कर रहा है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। दूसरा क्या है, बोटानिकल गार्डन्स। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ लिविंग पार्ट। देखिए वहाँ पे डेड एंड ड्राइड प्रेस करके मतलब उसमें दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में क्या डिफरेंस हो गया हर्बेरियम से कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट है और प्लांट है, क्योंकि बोटानिकल तो वैसे ही शो कर दे रहा है प्लांट्स को। फॉर रेफरेंस इन आ स्पेशलाइज्ड गार्डन, एग्जाम्पल क्यू, इंग्लैंड का इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फिर तीसरा क्या है, म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए म्यूजियम में आप प्लांट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, एनिमल्स स्पीसीमैन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन कॉलेज फॉर स्टडी पर्पस, कॉलेज में स्टडी पर्पस के लिए या फिर उसके रेफरेंस के लिए आप म्यूजियम में विजिट कर सकते हैं, जिसमें दोनों प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीमैन दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, दोनों का कलेक्शन होता है। फिर लास्ट में आपका फोर्थ में क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स केप्ट अंडर ह्यूमन केयर फॉर लर्न अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। मतलब जो एनिमल्स के उनके फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में आपको जानना है तो आप जूलॉजिकल पार्क में जाके क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की स्टडीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन केयर के अंदर उनको रखा जाता है। लास्ट में आपका आता है की जो होती है वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती है। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे वो बेस्ड होती है, जो कि पेयर में आकर करती है जनरली, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। देखिए की क्या होता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। की क्या होता है, की में कपलेट क्या है, और फिर हर एक स्टेटमेंट को हम लेड के नाम से बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेड। तो यहाँ पे की क्या है, एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, बेस्ड होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे और जनरली आकर होती हैं पेयर में, जिसको हम कपलेट बोलते हैं। और ईच स्टेटमेंट इन द की क्या रिप्रेजेंट करता है, लेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टोटल पूरा था आपके लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो इज़ कम्प्लीटेड नाउ। और यहाँ पर हमने इन चारों चीज़ों को कवर कर लिया है। सो थैंक यू।